एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बेसिक शिक्षा। माय नेम इज़ अरोमा और रिसेंटली मैंने जेआरएफ एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है विद एन ऑल इंडिया रैंक 74 और बीकॉम एमकॉम भी पीएचयू से ही कंप्लीट किया है। ठीक है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे इकोनॉमिक्स। येस, द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट सीयूईटी ने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रखा है। कैसे डिस्टर्ब कर रखा है? बिकॉज इसके सिलेबस ही बार बार अपडेट कर रहा है। बट अभी के लिए और आई गेस अब आने वाले समय के लिए ये हमारा फाइनल सिलेबस होगा फॉर द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। और ये सब्जेक्ट किसके लिए बेनिफिशियल होगा? फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू बीए ऑनर्स और द स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज़ देन बीएचयू। ठीक है, बीएचयू में तो इकोनॉमिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन और यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको एडमिशन लेना है इवन इन बीकॉम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिलेबस। अच्छा, वैसे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में बता दूँ, छोटा सा एक डिस्कशन हो जाए। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्या है? हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं, बट हमारी वांट्स बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड है। तो इन दोनों को जब बैलेंस करना होता है, फॉर दैट वेरी रीजन वी स्टडी द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में वी वांट टू स्टडी दैट हाउ दी स्केर्स रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इन एन ऑप्टिमम वे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज के हम कैसे करें ताकि हमारे नीड्स और वांट्स सेटिस्फाई हो जाएं। दिस इज़ व्हाट दी सब्जेक्ट इज़ इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर हम बात करें सिलेबस की इसके, तो हमने देखा कि यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐड हो रखा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐड हो रखा है। फाइन, और भी कुछ ऐड हो रखा है क्या? यस, इंडियन इकोनॉमी। तो अगर हम क्रक्स की बात करें तो अब हमें इकोनॉमिक्स सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। हालांकि मैंने रिसेंट में ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि सिलेबस हमारा माइक्रो एंड मैक्रो होगा, बट फॉर नाउ अब क्या है, आपको पढ़ना होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें सिर्फ 2 यूनिट्स हैं या 2 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, इको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैक्रो भी इंडियन इकोनॉमी भी है, बट अगर माइक्रो और मैक्रो की बात करें, थोड़ा सा सब्जेक्ट ओवरव्यू, तो यहाँ पे एक लेटर है आई, यहाँ पे एक लेटर है ए। ठीक है, आई का मतलब होता है इंडिविजुअल, ए का है ऑल या एग्रीगेट। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर रहे होते हैं कि कैसे कोई इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल एंटिटी, बी इट एनी इंडिविजुअल कंपनी, बी इट एनी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या बी इट एनी इंडिविजुअल कंज्यूमर इटसेल्फ, कैसे अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है फॉर हिज कंजम्पशन, फॉर हिज सेटिस्फैक्शन या फॉर हिज प्रॉफिट। ठीक है, तो जब इंडिविजुअल लेवल पे हम रिसोर्सेज की स्टडी करते हैं तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर पढ़ते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ए एज इन ऑल या एग्रीगेट मतलब टोटल। जब हम किसी स्टेट या किसी कंट्री की टोटल इकोनॉमी के बारे में या टोटल इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कैसे आप यूज़ कर रहे हैं उसे स्टडी करते हैं, दैट इज अंडर दी सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल आपको एग्रीगेट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बताता है, इंडिविजुअल एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ओवरऑल एक इकोनॉमी कैसे रिसोर्सेज यूज़ कर रही है, कैसे एक्सपेंडिचर कर रही है, कैसे इनकम जनरेट कर रही है, वो सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फाइन, तो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखें हम, तो व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, ये सिर्फ समझ लो जिस्ट है। अभी ओवरऑल हम इसकी क्लासेस लगाएंगे पूरी डिटेल्ड वाली। ठीक है, अभी तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिलेबस क्या है जो कि अब अपडेट हो चुका है। व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है वो हमने देख लिया। सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कोई भी प्रोडक्शन कैसे करें, कितना करें और किसके लिए करें। तो ये सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे अंडर द यूनिट इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो सेकेंड यूनिट है जो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है अपने रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन में, हाउ डज ही बिहेव्स, या वो डिमांड कैसे कर रहा है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट होता है? इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पे किसी बंदे को या किसी को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, मैक्सिमम मतलब एट पीक है, वो सबसे बेस्ट पॉसिबल
पॉइंट पे है वो, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे उसको मैक्सिमम या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशंस मिल रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम के। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम देखेंगे मीनिंग अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच मार्शल का अप्रोच है। एक और अप्रोच होता है ऑर्डिनल अप्रोच, जिसमें हम अपनी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को ऑर्डर वाइज प्रेजेंट कर रहे होते हैं। आईसीएस जिसमें होते हैं इंडिफरेंस कर्व, फिर 1 और 2 कमोडिटी केसेस, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर डिमांड क्या होता है, डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपकी किसी गुड्स को कंज्यूम करने की नीड है, वांट है, और आपके पास परचेजिंग एबिलिटी है, आपके पास परचेजिंग पावर है, ठीक है, एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो डिमांड क्या होता है वो देखेंगे, डिमांड की मीनिंग। फिर मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल क्या है, जब डिमांड किसी भी इंडिविजुअल का डिमांड आप जब टेबल्स के फॉर्म में शो कर रहे हो, ठीक है, तो उसे डिमांड शेड्यूल कहते हैं। डिमांड कर्व यानी डायग्रामेटिकली आप उसे शो कर रहे हो। फिर मूवमेंट क्या होती है, शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं इससे, लेकिन थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट क्लैरिटी ज़रूरी है, ठीक है। मेजरमेंट कैसे होती है प्राइस इलास्टिसिटी की, उसके डिफरेंट मेथड्स है, परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड्स। तो बेसिकली आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ ये 2 यूनिट ही पढ़ने हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसमें हम अग्रीगेट स्टडी करते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आइए देख लीजिए। नेशनल इनकम, क्योंकि अग्रीगेट लेवल पे पढ़ना है, टोटल लेवल पे पढ़ना है, तो नेशन की कैसी कैसी इनकम है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी, एनएनपी, मार्केट प्राइसेस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, ये सारी चीज़ें क्या होती है डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम हम मेजर कैसे करते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो ये तो बेसिक नेशनल इनकम में हो गया। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, अब डिटरमाइन कैसे करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट लेवल किसी इकॉनमी का या इनकम लेवल, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल डिमांड यानी अग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे, अग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे, उनके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। फिर क्या है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, बहुत ही बेसिक से टॉपिक्स है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है अगर कंसेप्ट क्लैरिटी ना हो, बट कंसेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल हो जाएगी, इसकी प्रॉपर क्लासेस चलेंगी और आप सब देखोगे भी, फाइन। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। फिर मीनिंग ऑफ इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, वो कौन से स्टेजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, उसकी वर्किंग कैसे है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, 2 सेक्टर मॉडल भी देखेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, ये एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे। फिर मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब देखो सेंट्रल जो बैंक है हमारा, हमारी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, तो वही कह रहा है कि गवर्नमेंट के क्या क्या मेजर्स हैं, जब डिमांड ज़्यादा होती है मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो उन सारी चीज़ें को कैसे कंट्रोल करेंगे, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यूनिट इज़ मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक सा यूनिट है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हमारे जनरल अवेयरनेस को भी ये बूस्ट करता है। तो मनी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, लीगल, टेंडर मनी, फिएट मनी एंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ मनी विल बी डिस्कस्ड हियर। उसके मीनिंग्स, उसके इवोल्यूशन, कैसे कैसे मनी आई, पहले गोल्ड था, फिर सिल्वर था कि क्या था, फिर पेपर करेंसी, फिर कॉइन्स, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। वैसे कॉइन्स पहले थे, करेंसी बाद में है। उनके फंक्शंस, सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक हमारा कौन है, आरबीआई है, उसकी मीनिंग्स एंड फंक्शंस भी हमें देखने हैं। कमर्शियल बैंक्स कौन होते हैं, कमर्शियल बैंक्स का मीनिंग क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, वो कितने टाइप के हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, आपसे पूछूं, ठीक है, आपने इडबी का नाम सुना है? अच्छा, अभी हाल ही में इडबी ना प्राइवेटाइज हो चुकी है, उसको प्राइवेट उसकी स्टेक प्राइवेट हो चुकी है। तो किसने प्राइवेटाइजेशन की है इसकी, कौन सी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने इडबी का स्टेक ले लिया है 51%? फटाफट मुझे कमेंट डाउन करके आंसर रिप्लाई करना, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ना है, गवर्नमेंट बजट एंड दी इकोनॉमी। अब गवर्नमेंट बजट क्या है, हमारी जो सरकार है जो बजट बना रही है, जो 12 फेब में आता है, वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी क्या क्या कंपोनेंट्स होती हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सरकार आखिर बजट बना क्यों रही है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिप्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिप्ट्स जो होते हैं, रेवेन्यू, रिकरिंग नेचर के, कैपिटल, वंस इन अ वाइल वाले या कम रिकरिंग, जो कि फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम या काफ़ी इंटरवल्स में आते हैं, काफ़ी दिनों में आते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल, प्लान, नॉन प्लान, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट बजट के अंडर डिस्कस करेंगे।
बैलेंस्ड बजट क्या होता है, सरप्लस बजट क्या होता है, डेफिशिएट बजट क्या होता है, उनकी मीनिंग्स और इम्प्लीकेशंस क्या क्या यूजेस हैं, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, उनकी मीनिंग्स, इम्प्लीकेशंस एंड मेजर्स टू कंटेन डिफरेंट डेफिसिट्स। ठीक है, तो जो जितने टाइप के डेफिसिट्स होते हैं, डेफिसिट्स यानी कमी जिसमें आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जा रहा है आपकी रेवेन्यू से, तो उनकी किस किस टाइप के हैं, उसको कैसे कैसे कम किया जाए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फाइन। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी द लास्ट टॉपिक जो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करना होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है, कितने आपने इंपोर्ट्स किए, कितने एक्सपोर्ट्स किए, कितने प्रोडक्ट्स आप बाहर से मंगा रहे हो, कितने प्रोडक्ट्स आप बाहर बेच रहे हो, दैट इज़ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, वो सारी चीज़ें किस रेट पे कर रहे हो, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं, उनकी मीनिंग, कितने टाइप के रेट्स होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट्स। फिर मेरिट्स डीमेरिट्स उनके क्या है, डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट्स क्या कौन कौन से होते हैं, करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, कैपिटल अकाउंट्स, उनकी मीनिंग, उनके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। फिर ब्रीफ एनालिसिस ऑफ रीसेंट एक्सचेंज रेट इशूज़, थोड़ा सा ये थेरेटिकल है बट फिर भी एक बार ओवरव्यू ले लेंगे कि क्या क्या रीसेंट चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो ये था मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि नया ऐड हुआ है। अब आता है हमारा द लाइमलाइट ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये चीज़ जो है आपकी एनटीए ने नई ऐड की है फॉर द इकोनॉमिक सब्जेक्ट, जिसे हमें पढ़ना है। थ्योरेटिकल है बट आपने ये भी ऑलरेडी पढ़ रखा है, हमें गो थ्रू करना है फिर से, और हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 तक, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। तो जितना भी हमारी इकोनॉमी को बेसिकली स्टडी करना है। ठीक है, 1949 आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी हमारा सीन रहा है, कैसी थी हमारी इकोनॉमी, एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी, क्या क्या रिसोर्सेज उस टाइम पे होते थे, कैसे कैसे लोग कमाते थे, क्या कंडीशंस थी, पॉवर्टी कैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, और कैसे कैसे चीज़ें बढ़ती आई हैं हमारे आज के प्रेजेंट डेट तक, ये सारा हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। तो जो हमारा पहला यूनिट है वो आपको आफ्टर इंडिपेंडेंस और 1991 तक, यानी 1947 से 1991 तक के फेज़ में क्या क्या आपके इकोनॉमी में हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। फाइन। क्या लिखा हुआ है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स थे हमारे कंट्री में, तो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसी थी। फाइन। फिर इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था। इकोनॉमिक सिस्टम वैसे तो मैं आपको बता दूँ 3 टाइप के होते हैं, कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है, एक होता है सोशलिस्ट सिस्टम, और तीसरा होता है मिक्स्ड सिस्टम। तो इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है, जब आप जो इकोनॉमी होती है वो सिर्फ पैसे कमाना चाहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राइवेट ओनरशिप्स होती हैं। सोशलिस्ट में क्या है, गवर्नमेंट काम कर रही है, सरकार काम करती है कंट्री के वेलफेयर के लिए। और मिक्स्ड क्या है, मिक्स्ड में थोड़ा सा पार्ट हम कैपिटलिस्ट का उठाते हैं और थोड़ा सा पार्ट सोशलिस्ट का उठाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी है। कमेंट आप मुझे करके बताओ कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या मिक्स्ड। फाइन। फिर कॉमन गोल्स है, 5 ईयर प्लान्स है, 5 ईयर प्लान्स भी हमें डिस्कस करने हैं। फिर उनके फीचर्स क्या थे, प्रॉब्लम्स, पॉलिसीज़ क्या थी एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर हमारा आपको पता ही होगा कि हमारी जो इकोनॉमी थी एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी। एग्रीगेरियन की हिंदी एज इन हमारी जो इकोनॉमी थी अभी भी वैसे तो, लेकिन पहले ज़्यादा, अभी तो सेक्टर सर्विस पे शिफ्ट हो गया है, बट अभी क्या है, मतलब पहले क्या था, पहले एग्रीकल्चर पे लोग फोकस करते थे, कमाने का जरिया जो था वो हमारा एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा था, इसीलिए हमारी इकोनॉमी को एग्रीगेरियन इकोनॉमी कहते हैं। तो उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी इकोनॉमी में, वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, फिर न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजीज क्या क्या बनाई हमने। IPR 1965, SSI रोल एंड इंपॉर्टेंस एंड फॉरेन ट्रेड। SSI सोच रहे होगे ना क्या होगा, SSI इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। उस टाइम पे क्या होता था, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हो रही थी, ठीक है, तो जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी उनको कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता था, तो उनके लिए IPRs बनाए गए। IPR यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस बनाए गए, ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको भी प्रमोट किया जाए, वो भी पैसे कमा पाएँ। ठीक है, तो वो सारी जो चीज़ें थी जो उस टाइम पे जो हो रखी थी वो हमें डिस्कस करना है इंडियन इकोनॉमी में। फाइन, ये तो हमने इंडिपेंडेंस के पहले की बात कर ली। और यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो 1991 में हुआ था, जिसको हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और बहुत ही फेमस है ये नाम, आप सबने सुना होगा, LPG गैस नहीं, LPG। 3 स्ट्रैटेजीज फॉलो की गई थी 1991 में। ठीक है,
हमारा वो समझ लो टर्निंग पॉइंट था इकॉनमी का, जिसमें एलपीजी इंट्रोड्यूस किया गया था, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से फेमस है। एल एज इन लिबरलाइजेशन, पी एज इन प्राइवेटाइजेशन, जी एज इन ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का वर्ड तोड़ो, लिबरल, लिबरल, हमारी इकॉनमी लिबरल हो गई थी, ठीक है। बहुत सारे जो हमने टैक्सेस चार्ज करे हुए थे उस टाइम पे, उसको थोड़ा सा लिबरल हो गए, थोड़े आसान कर दिए, कुछ टैक्सेस कम कर दिए। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कर दिया कुछ चीज़ों को, ठीक है। अभी क्या है, पहले क्या होता था कि सिर्फ सरकार ही काम कर रही है, नहीं प्राइवेट वालों को हम एंट्री नहीं कर देते थे। लेकिन जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, उसमें प्राइवेटाइजेशन भी लाया गया, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी मौका दिया गया, डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, ठीक है। ये सारे वर्ड से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो बस एक है ओवरव्यू कि हमने पढ़ना क्या क्या है इंडियन इकोनॉमी में। इस सबको हम बहुत ही डिटेल्ड वे में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल, पूरा ग्लोब, सबको इंटीग्रेट कर दिया, हमारी नेशनल इकोनॉमी को दूसरे इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर दिया कि हाँ आप भी हमारे देश में आइए, बिजनेस करिए, हम भी आपके देशों में जाकर बिजनेस करेंगे। ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, डोंट वरी। फिर क्या है, ये तो हमने उस टाइम की बातें कर ली, अभी करंट बातें करेंगे। करंट चैलेंजेस जो हमारी इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है, क्या क्या चीज़ें फेस कर रही है। पॉवर्टी फेस कर रही है ना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जो करंट चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं वो भी हमें डिस्कस करनी है। देखो आपके जो सिलेबस का पार्ट है वो भी वही सारी चीज़ें हैं। पॉवर्टी, गरीबी, है ना, एब्सोल्यूट, कितने टाइप की पॉवर्टीज होती हैं, ठीक है, क्रॉनिक या जितनी भी मल्टीपल होती हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव। मेन प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिविएशन, एलिविएशन का मतलब पॉवर्टी हटाने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स सरकार ने इंट्रोड्यूस किए हैं, वो सारे प्रोग्राम्स हमें थोड़े बहुत डिस्कस करने हैं। क्रिटिकल असेसमेंट, उनकी क्रिटिकल असेसमेंट करना, हमें देखना है क्या क्या सच में फ़ायदा हो रहा है क्या हमारे वो एलिविएशन प्रोग्राम से पॉवर्टी के। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन और है, आप कमेंट मुझे करके बताओ। पॉवर्टी लाइन, आपने वर्ड सुना होगा पॉवर्टी लाइन, ठीक है, वो लाइन जो हमें डिसाइड करती है या बता रही होती है कि कौन सा बंदा गरीबी रेखा के बिलो है या गरीबी रेखा के ऊपर है, ठीक है। तो ये पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, कमेंट करके ज़रूर बताना कि पॉवर्टी लाइन जो कंसेप्ट है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। फाइन। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हाउ मेनी पीपल बिकम रिसोर्स। अब ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल है कौन, हम सब जो इकोनॉमी में अच्छा काम कर रहे हैं और कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प आउट कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बढ़ा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल। तो उसके फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे ह्यूमन कैपिटल बनते हैं, ठीक है, रोल क्या है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। रूरल डेवलपमेंट, रूरल वो एरिया जो बैकवर्ड है, वो एरिया जहाँ पे उतना एडवांटेजेस नहीं है, जहाँ पे रिसोर्सेज प्रॉपर्ली नहीं पहुँच पा रहे हैं, जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ की चीज़ों को भी डेवलप करना हमारे इकॉनमी का पार्ट है, ठीक है, वो हमारी इकॉनमी से बाहर नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को अपने डेवलपमेंटल बाउंड्री में लाना, तो क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो रूरल डेवलपमेंट के अंडर हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट टॉपिक है, एम्प्लॉयमेंट क्या क्या है, किस टाइप के होते हैं, क्या ग्रोथ, क्या चेंजेस आई हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वो फैसिलिटीज़ जो आपको ग्रोथ में हेल्प कर रही है, वो फैसिलिटीज़ जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रही है, ठीक है, उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की मीनिंग क्या है, उनके टाइप्स क्या है, उनकी थोड़ी बहुत केस स्टडीज़ हैं, हेल्थ क्या, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़, एक क्रिटिकल असेसमेंट, थोड़ा सा थेरेटिकल है बट इसे जब पढ़ोगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। फिर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जो वर्ड है ना सस्टेनेबल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्टेनेबल का मतलब होता है रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना कि आप आज तो यूज़ कर रहे हो चलेगा, बट जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है, उनके लिए भी रिसोर्सेज बचाने हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, है ना। तो उस तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करना होता है हमें, ताकि फ्यूचर के लोगों के लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहें, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल रहें, है ना। तो उसी टाइप के डेवलपमेंट को हम कहते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वो सारी चीज़ों को हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक शायद इंडियन इकोनॉमी का है, हाँ लास्ट टॉपिक ही है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। अब ये तो इंडिया के अंदर की बातें कर ली ना, अब थोड़ा बहुत आजू बाजू का भी बात करेंगे कि आजू बाजू में क्या प्रॉब्लम्स हुई थी या क्या क्या चीज़ें हैं जो सिमिलर थी। तो कंपैरिजन विथ नेबर्स, आपके घर के पड़ोसी नहीं, हमारे इंडिया के नेबर्स, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ क्या क्या डेवलपमेंटल इशूज़ थे या क्या क्या सीन रहा है, इंडिया एंड चाइना का क्या सीन रहा है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते आएंगे। फिर इशूज़ क्या थे, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टोरल डेवलपमेंट, अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ओके, तो ये था ओवरव्यू हमारे सिलेबस का इंडियन इकोनॉमी का। मैंने ऑलरेडी अभी कुछ ही दिन पहले वीडियोस बनाई थी जिसे आपने बहुत प्यार भी दिया था, है ना। लेकिन वो क्या हो गया कि एनटीए को पसंद नहीं आया शायद, तो एनटीए ने बोला नहीं अब ये सिलेबस नहीं होगा, फिर से एक नया सिलेबस हम निकालेंगे।
तो अब नया सिलेबस आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। नया सिलेबस हमारा क्या है, हमें पढ़ना है माइक्रो। मैं आगे 2 लिख रही हूँ, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही ब्रिलियंट हैं, उन्हें समझ में आ गया होगा। 2 एज इन सिर्फ 2 टॉपिक्स माइक्रो के पढ़ने हैं, मैक्रो पढ़ना है और क्या पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी। तो ये है आपका सिलेबस, बिल्कुल नया, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस एनटीए ने जो इशू किया है। आई होप अब वो ये चेंज ना करें, क्योंकि बार बार सिलेबस चेंज करेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों को भी और हमें भी, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए, और मुझे लगता है कि अब यही चीज़ कंटिन्यू ही रहेगी, आपका सिलेबस फॉर द वंस हु वांट टू परस्यू बीए ऑनर्स और द वंस हु वांट टू डू बीकॉम, बीएचयू से नहीं, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, उनके लिए ये है हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो आपको आज की वीडियो लेक्चर से, आप कमेंट डाउन करना, मैं ट्राई करूँगी सबका रिप्लाई करूँ, ठीक है। फिर बाकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो ही जाएगी कुछ दिन में। टिल देन टेक केयर, और सारी जो क्लासेस चल रही हैं अभी भी, उन सारी क्लासेस को भी अवेल करते रहिए, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो बिल्कुल उनका एडवांटेज उठाइए। ओके, सो यही वाइंड अप करते हैं, बाय बाय।